आज नीमा यानी नेशनल इंटीग्रेटेड मेडिकल एसोसिएशन के प्रदेश प्रवक्ता डॉक्टर ओपी सिंह द्वारा एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में ऑक्टेविया हॉस्पिटल के प्रमुख डॉक्टर जैसे क्रिटिकल केयर विशेषज्ञ डॉक्टर सागर राय और कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर शादाब रऊफ ने उपस्थित होकर नीमा के पदाधिकारी व सदस्यों को विभिन्न चिकित्सीय जानकारियाँ प्रदान की। आपको बताते चलें कि कार्यक्रम की शुरुआत में विधायक सांसद विनोद बिंद और वर्तमान विधायक रमेश जायसवाल का माल्यार्पण कर स्वागत किया गया। यह समारोह नीमा के महत्वपूर्ण और उसके चिकित्सीय योगदान को दर्शाता है। इस अवसर पर डॉक्टरों ने अपने अनुभव साझा किए और उपस्थित सदस्यों को नवीनतम चिकित्सक तकनीकों और उपचार विधियों के बारे में जानकारी दी। उन्होंने क्रिटिकल केयर और कार्डियोलॉजिस्ट में वर्तमान प्रगति और चुनौतियों पर भी प्रकाश डाला। इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम में नीमा के सदस्यों को उन्नत चिकित्सा जानकारी से लैस किया और उनके कौशल को और भी सशक्त बनाने में मदद की। शक्ति मीडिया इस कार्यक्रम के विस्तृत रिपोर्ट देखने के लिए बने रहिए शक्ति मीडिया चैनल पर। दर्शकों नमस्कार, शक्ति मीडिया चैनल में स्वागत है। दर्शकों आपको बताते चलें कि नीमा का हमेशा कार्यक्रम होता रहता है। नीमा के अध्यक्ष डॉक्टर ओपी सिंह जी हैं। सर, परिचय देते हुए बताइए आज सर कार्यक्रम क्या क्या? मैं डॉक्टर ओपी सिंह, नीमा का प्रदेश प्रवक्ता और अध्यक्ष नीमा चिकित्सा चंदौली। जैसा कि निरंतर मुगलसराय में हम कह सकते चिकित्सकों के लिए हमेशा कोई ना कोई सेमिनार का आयोजन होता रहता है और आज उसी कड़ी में ऑक्टेविया हॉस्पिटल जो कि वाराणसी में शिवपुर के पास स्थापित हॉस्पिटल है और काफ़ी फेमस हॉस्पिटल है, नई सुविधाओं को लेके ये इस्टेब्लिश हुआ है। आज उन्हीं के सौजन्य से एक सेमिनार का यहाँ पे आयोजन किया गया है, जिसमें हमारे नगर के जाने माने चिकित्सक यहाँ पे मौजूद हैं और इस सेमिनार में डॉक्टर शादाब रऊफ जी, डॉक्टर सागर और इनकी टीम है जो कि आज अपने स्पेशलिस्ट जो उनका विशेषज्ञ जिस रूप में है ये कई बीमारियों के बारे में जानकारी देंगे और अपने हॉस्पिटल की जो प्रमुख विशेषताएँ हैं उससे हम लोगों को अवगत कराएंगे। नीमा जो कि आप जानते हैं एक ऐसा संगठन है कि समाज सेवा के क्षेत्र में चिकित्सा के साथ साथ निरंतर अपना योगदान देता रहता है। निरंतर कैंप के माध्यम से, निःशुल्क चिकित्सा शिविर के माध्यम से, और इसमें बहुत बड़ा योगदान होता है हमारे इन सब हॉस्पिटल वालों का। क्योंकि कोई अगर ऐसा पेशेंट लगता है जो कि निहायत पुअर है, जो कि हम लोग के लायक नहीं है, हमें कहीं भेजना है, तो ऐसे हॉस्पिटलों के संपर्क में रहने से हम लोग उस पेशेंट को जो है वहाँ पर लाभ दिला पाते हैं। तो ऑक्टेविया हॉस्पिटल की तरफ से हमारे यहाँ डॉक्टर शादाब साहब आए हुए हैं, ऑक्टेविया हॉस्पिटल, और साथ में डॉक्टर सागर जी आए हुए हैं। मैं भी इन लोगों से भी आपको परिचय कराता हूँ। जी हैं जी। आपका सेप्सिस पे जो है लेक्चर हमारे यहाँ है, तो डॉक्टर साहब खुद ही अपने बारे में बताएंगे, अपना इंट्रोडक्शन भी देंगे और क्या मेन इसका आज है वो बताएंगे डॉक्टर साहब। सर, मैं आपसे राय लेना चाहूँगा कि जो आज कार्यक्रम हो रहा है इसमें सर क्या है और आपकी भागीदारी किसमें है? आप अपना परिचय देते हुए। मैं डॉक्टर सागर राय हूँ। मैं ऑक्टेविया हॉस्पिटल के इंटेंसिव केयर टीम का हिस्सा हूँ। हम आज अपने यहाँ की सुविधाओं से लोगों को अवगत करना चाहते हैं। साथ में एक बीमारी है सेप्सिस, जो शरीर के किसी भी भाग में इन्फेक्शन अगर बहुत बढ़ जाए तो किस तरह से जानलेवा हो जाता है, उसके मैनेजमेंट के बारे में बताएंगे। सेप्सिस एक ऐसी चीज़ है कि वक्त रहते अगर इंटरवीन कर दिया जाए तो कितना भी खराब और मतलब बिल्कुल मौत की घड़ी पे पहुंचा हुआ मरीज भी रिकवर हो सकता है। तो उसके बारे में कुछ नई गाइडलाइंस जो आई हैं, जो डायग्नोसिस के कुछ तरीके हैं, उसके बारे में आज हम अवगत कराएंगे। इसके अलावा हम किस तरह से सेप्सिस का मैनेजमेंट करते हैं अपने सेंटर पे, क्या नई चीज़ें हम प्रयोग कर रहे हैं, क्या अल्ट्रासाउंड और नई मशीनें हम आईसीयू में रख के मैनेज कर रहे हैं, उनके बारे में हम थोड़ा अवगत कराएंगे लोगों को। सर, सेप्सिस जी बीमारी का नाम सेप्सिस है। सेप्सिस वो सर होने का कारण क्या हो, कैसे होता है? सेप्सिस तब होता है जब जैसे कि कहीं भी इन्फेक्शन हुआ शरीर में तो वहाँ पे इन्फ्लेमेशन होता है, लालपन, बुखार होता है, तो वो धीरे धीरे कम हो जाता है। पर अगर कभी कभी इन्फेक्शन से शरीर रिएक्ट करने लगे और पूरे शरीर में फैल जाए, जैसे फेफड़े का इन्फेक्शन फेफड़े में ना होकर पूरे शरीर में फैल जाए और बॉडी को एक रिएक्शन होने लगे उससे, तो बीपी गिरने लगता है, सांसें उभरने लगती हैं, पेशेंट का पूरा हालत ख़राब होने लगता है, सीरम लैक्टेट बढ़ने लगता है, इस तरह की चीज़ें होती हैं। तो पुराने डॉक्टर्स बहुत सारे हैं जो चेहरे देख के बताते थे कि मतलब ये मरीज सिर्फ इन्फेक्शन नहीं है, ये सेप्सिस में जा रहा है। तो आज के माहौल में बहुत सारी मशीनें आ गई हैं, बहुत सी ऐसी जांचें आ गई हैं जो कि सस्ती जांचें हैं और उसे करा के बहुत सी गाइडलाइन मिल जाती है मरीज के बारे में। तो इसलिए हम सेप्सिस पे आज फोकस करना चाहते हैं। सर, सेप्सिस जो आप बता रहे हैं कि उनको इन्फेक्शन होता है, इन्फेक्शन होने का कारण क्या है, कैसे इन्फेक्शन हो जाता है? जैसे बूढ़े लोग में क्या होता है, बहुत बार उम्र के संग प्रोस्टेट बढ़ता है, पेशाब का रिसना शुरू हो जाता है। अगर वो पर्याप्त साफ सफाई ना रख पाएँ तो पेशाब के रास्ते से इन्फेक्शन घुस जाता है। जो लोग छोटी जगहों में या भीड़ भाड़ की जगहों में रहते हैं, जिनके घर छोटे या ऐसे तबके में है, वो सांस की इन्फेक्शन उनको आसानी से हो जाता है लोगों में।
जो डायबिटीज़ के लोग हैं उनकी इम्यून सिस्टम थोड़ा कमज़ोर होता है, तो उनको कोई घाव हो जाता है तो उससे इन्फेक्शन शरीर में घुस जाता है। तो अलग अलग लोग के अलग अलग पॉपुलेशन के अलग अलग कारण हैं इन्फेक्शन होने को किसी को भी हो सकता है। अभी तक सर जो इन्फेक्शन इसके हैं वो कहाँ कहाँ तक पाए गए हैं? सेप्सिस के इन्फेक्शन सबसे कॉमनली फेफड़े से और पेशाब से मिलते हैं। तो फेफड़े में निमोनिया हो गया तो बहुत बार निमोनिया दवाओं से ठीक हो जाता है, पर अगर निमोनिया से आगे बढ़ के सेप्सिस बन गया और बीपी गिरने लगा, मरीज को बेहोशी होने लगी या ऑक्सीजन अपना मेंटेन नहीं कर पा रहा है, तो ये जानलेवा होने लगता है। इसके अलावा सेप्सिस पाया गया है खुद खून में। मान लीजिए मरीज किसी छोटे इन्फेक्शन के लिए गया, भर्ती हुआ, उसके हाथ में नली लगाई गई दवाई देने की, वो नली ही अगर सोर्स ऑफ इन्फेक्शन बन गई तो उसके वजह से पूरे शरीर में फैल सकता है। उसके अलावा कई बार दिमागी बुखार हुआ या पेट के ऑपरेशन के बाद का इन्फेक्शन हुआ, कोई भी इन्फेक्शन किसी भी भाग का सेप्सिस में कन्वर्ट हो सकता है। सर तो उसमें तुरंत में सावधानियां क्या बरतनी चाहिए उनको? सेप्सिस असल में एक मेडिकल इमरजेंसी माने जाने लगा है। तो अगर आपको लगता है या आपके डॉक्टर को लगता है कि सेप्सिस है, तो अलग अलग देशों के कमिटीज़ ने मिलके एक बंडल बनाया, सेप्सिस बंडल, जिसमें कि 5-6 गाइडलाइन है जो कि मरीज को भर्ती करके 1 घंटे के अंदर फॉलो हो जानी चाहिए। इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है ऐसी दवाओं का जो बीपी मेंटेन कर दें, ऐसी दवाएं जो एंटीबायोटिक हैं, जो सटीक एंटीबायोटिक, मतलब एक भाषा होती है कि हायर या लोअर एंटीबायोटिक, उससे हटके सटीक एंटीबायोटिक जो उस कीटाणु पे काम कर जाए। उसके अलावा पूरे बॉडी का सपोर्टिव केयर, मतलब अगर फेफड़े में इन्फेक्शन है, मतलब ये नहीं कि सिर्फ एंटीबायोटिक दे रहे हैं, उसके शरीर की पानी की कमी को दूर कर रहे हैं, उसको खून के थक्के ना जम जाएं, उसका हम ध्यान रख रहे हैं। तो एक कंबाइंड पूरे बॉडी की केयर चाहिए, साथ में अच्छी एंटीबायोटिक्स चाहिए उसके सेप्सिस के मैनेज। उसके लिए सर जगह भी अच्छी होनी चाहिए, जी हॉस्पिटल भी अच्छी होनी चाहिए। जी। तो उसी के दरमियान जो कार्यक्रम चल रहे हैं यहाँ पे आज किया जा रहा है लोगों को। जी बहुत बहुत धन्यवाद सर शक्ति मीडिया चैनल से बात करने के लिए। मैं बताता चलूँ कि आज डॉक्टर साहब नीमा के कार्यक्रम में आए हुए हैं। नीमा के कार्यक्रम सर अपना परिचय देते हुए बताइए सर आपका कार्यक्रम क्या है? मैं डॉक्टर शदाब रऊफ हूँ। मैं इंटरवेंशन कार्डियोलॉजिस्ट अभी ऑक्टेविया हॉस्पिटल में एज अ कंसल्टेंट मैं अभी काम कर रहा हूँ। और मैं आज जो है इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से बेसिक्स बताना चाहूँगा ईसीजी के बारे में। जी ईसीजी के बारे में, जिसको हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। जी है ना। तो ये इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम बेसिकली हर एक प्रैक्टिशनर जो हमारे पास में जितने भी हैं उनको बेसिक्स एटलीस्ट आना चाहिए, ताकि वो लोग उसका जल्दी से जल्दी इलाज उससे चालू हो सके, मतलब है ना। वही चीज़ जो होती है सबसे पहले ईसीजी सबसे कॉमन इन्वेस्टिगेशन है, बहुत छोटी इन्वेस्टिगेशन है, बहुत साधारण और बहुत ही कॉस्टली नहीं होती है, बहुत सस्ती इन्वेस्टिगेशन है जो सारे लोग अफोर्ड कर सकते हैं। और हमेशा सबसे पास जो भी डॉक्टर होता है, जो सबसे जनरल प्रैक्टिशनर होता है, जो भी चीज़ होता है नीमा में, इसलिए हमारे पास में इसका रोल बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है कि अपना वो सिंपल एक ईसीजी करके अगर वो लोग रीड करके अगर वो चीज़ अगर जल्दी रेफरल करके और उस तरह से पेशेंट को अगर कर सकते हैं तो उससे पेशेंट की जान बच सकती है। तो इसी माध्यम से हम उनको एक बेसिक्स एक ईसीजी के बारे में बताएंगे आज। सर ईसीजी के बारे में जो बताएंगे, ईसीजी मतलब ईसीजी से क्या क्या बातें मालूम हो जाती हैं? ईसीजी अगर कर लिया तो ईसीजी को सब तो देख नहीं पाएंगे, लेकिन अगर कभी कभी ऐसा होता है कि ईसीजी बहुत सारे लोग जैसे होते हैं कि गैस्ट्राइटिस करके चेस्ट पेन रहता है, लेकिन लगता है कि लोगों को गैस्ट्राइटिस हो रहा है ना। तो रात बेरात जो है लोग उसी तरह से गैस्ट्राइटिस करके लोग आराम से जो है पूरी रात निकाल देते हैं, और जब टाइम निकल जाता है फिर सुबह जब आप डॉक्टर के पास जब जाते हैं वो लोग तो देखते हैं कि वो मेजर हार्ट अटैक रहता है जी। और वो कई बार वो चीज़ें मिस हो जाती हैं, जैसे ओल्ड एज पेशेंट होते हैं या फिर डायबिटिक पेशेंट होते हैं, फीमेल महिलाएं होती हैं, उनके अंदर में कई बार क्या होता है कि छाती में दर्द भी नहीं होता है, खाली इंडाइजेशन जैसा ही लगता है और लगता है कि यहाँ पे कुछ अजीब सा कुछ हल्का फुल्का जैसे महसूस हो रहा है उनको, खाली जो चीज़ उनको कई बार इग्नोर हो जाती हैं। और उस टाइम पे अगर मान लीजिए वो जाकर एक बेसिक ईसीजी अगर निकलवा ले वो लोग तो उससे हमारा डायग्नोसिस क्लियर हो जाता है और वो आराम से फिर वो लोग रह सकते हैं। मतलब अभी ये है कि इमरजेंसी नहीं है फॉर टाइम। सर एक और जानना चाहेंगे, ईसीजी अगर वो करवा लेते हैं और उनको हार्ट अटैक का दर्द होता है तो सर हमारे शक्ति मीडिया चैनल के माध्यम से आप बताएं सर दर्द किस एरिया में हो जाता है कि जो हार्ट अटैक समझे? हम सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो होता है हम लोग कहते हैं रेट्रोस्टर्नल सेंटर ऑफ द चेस्ट बोलते हैं इसको, ठीक है। और ये जो होता है कोई भी चीज़ इसको लोकलाइज नहीं कर सकते हैं, जैसे कोई पिन पॉइंट कर दे कि हाँ हमको यहीं पे दर्द हो रहा है, यहाँ पे दर्द हो रहा है, वो दर्द हार्ट का नहीं है। ये सबसे इम्पोर्टेंट है। ये होता है भारीपन, है ना, उसको हम लोग बोलते हैं डिफ्यूज कंस्ट्रिक्टिंग। ऐसा लगेगा जैसे कि निचोड़ रहा है अंदर से, भारीपन है और निचोड़ ऐसी इस तरह से आपको लगेगा कि दबाव महसूस हो रहा है। वो दर्द जो होता है वो हार्ट का होता है और बहुत केसेस में
वो रेडिएट भी करता है। अच्छा। ठीक है, वो आपका दोनों ही हाथ में जा सकता है, ऐसा नहीं है खाली लेफ्ट में जाए तभी होएगा, दोनों ही हाथ में दोनों कभी हाथ भी में जा सकता है। इवन आपके जॉ में जा सकता है ना, अच्छा। जबड़े में आपका दर्द हो सकता है, छाती से दर्द होते हुए जबड़े में चला जाए, या फिर इवन नाभि तक, अच्छा। छाती का दर्द हो सकता है छाती ना, का दर्द नाभि तक हो नाभि सकता तक है। हो सकता है। अच्छा। अगर छाती का दर्द अगर आपका इनफैक्ट अगर वहां से होते हुए आपको पेट तक भी लग रहा है, नाभि तक, फिर भी वो हार्ट अटैक हो सकता है। तो वो एक सिंपल सिर्फ एक ईसीजी करके एक इंसान उसको रूल आउट कर सकता है। इतना इंपॉर्टेंट है ये जांच। बहुत बहुत धन्यवाद सर, शक्ति मीडिया चैनल से बात करने के लिए। इस कार्यक्रम को जो लोग भी देख रहे होंगे, तरह से पेन होता है तो अपने नज़दीकी डॉक्टर से या ईसीजी जरूर कराएं सर। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स। एक ड्रॉप निकाली। दूसरे में क्या है कि ये मोबिल साइड टू इवन और डेंजरस होता है, ये बाद में जाके कंप्लीट हार्ट ब्लॉक। मैंने क्यूआरएस एक्सिस अभी आप लोग को एक बेसिक बता दिया था कि अगर मान लीजिए अगर इस तरह से आता है तो अगर -30 से अगर ऊपर आएगा तो दैट इज लेफ्ट एक्सिस डेविएशन, जो इसमें दिखा रहा है एलईडी। अगर मान लीजिए आपका 90 या फिर 110 के ऊपर अगर आ रहा है नीचे तो दैट इज राइट एक्सिस डेविएशन।